बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीरात, हम अगर रियासत को इमारत तस्लीम कर लें तो इस इमारत को खड़ा होने के लिए, इसे ठहराने के लिए 4 सतूनों की जरूरत होगी। ये 4 सतून जितने मजबूत होंगे वो इमारत, वो रियासत उतनी ही मजबूत और देरपा होगी। इमारत की इन 4 सतूनों में से एक सतून सहाफत भी है। ये लिखी पढ़ी और जानी पहचानी हकीकत है कि आप अब अच्छी, सेहतमंद और आजाद सहाफत के बगैर कोई मुल्क, कोई माशरा नहीं चला सकते। सहाफत माशरे में वही हैसियत रखती है जो जिंदगी में पानी को हासिल है। पानी नहीं है तो जिंदगी नहीं है, पानी आलूदा है तो जिंदगी आलूदा है। सहाफत नहीं है तो माशरा नहीं है, सहाफत पाबंद है तो माशरा पाबंद है, और सहाफत आजाद है तो माशरा भी आजाद है। यह हकीकत है और हमें यह हकीकत बहरहाल माननी होगी। दुनिया में 3 मई को सहाफत का दिन मनाया जाता है। आज के दिन को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कहा जाता है। हम सहाफी आज के दिन पाकिस्तान में सहाफत का मयार, हमें हासिल आजादी और सहाफियों पर जाहिरी और बातनी दबाव का जायजा लेते हैं। पाकिस्तान में सहाफत कितनी सेफ और आजाद है, आप इसका अंदाजा सिर्फ एक हकीकत से लगा लीजिए। सहाफियों की एक आलमी तंजीम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है। इस इंडेक्स में 180 ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान इस फहरिस्त में 139वें नंबर पर आता है। गोया दुनिया के 180 मुल्कों में 138 मुल्क सहाफत में हमसे ज्यादा आजाद, हमसे ज्यादा खुद मुख्तार और हमसे ज्यादा महफूज हैं। पाकिस्तान में पिछले 15 वर्षों में 117 सहाफी मारे गए। पाकिस्तान इन अमवात की वजह से दुनिया का चौथा खतरनाक तरीन मुल्क है। इराक, फिलिपाइन और मैक्सिको हमसे आगे हैं। पाकिस्तान सहाफियों के लिए इतना गैर महफूज क्यों है? सहाफी क्यों मर रहे हैं? इन्हें कौन मार रहा है? सहाफत के रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं और क्या हम अपनी सहाफत को मेयारी कह सकते हैं? ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। ये सवाल और ये जवाब पनामा केस और डॉन लीक्स की वजह से बहुत अहम है। कमीशन ने डॉन लीक्स पर रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को दे दी। हुकूमत ये रिपोर्ट आम क्यों नहीं कर रही? क्या इस सारे इशू में डॉन अखबार, डॉन के एडिटर और डॉन के रिपोर्टर का किरदार दुरुस्त था? क्या हमें इस इशू को जहन में रखकर अपने कवायद ज़वाबत और सहाफती रवायात का असर-ए-नौ जायजा लेना चाहिए? और पनामा केस के दौरान हम मीडिया के लोगों पर मुसलसल ये एतराज किया जाता रहा कि हमने साल भर अदालत के बाहर एक अदालत लगा रखी थी, हमने आज से ये अदालत दोबारा लगा दी है। ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? हम आज के प्रोग्राम में ये सारे नुक्ते डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते शकील अंजम साहब, सदर है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। पूरी जिंदगी सहाफत में गुजरी इनकी। हामिद मीर साहब इनके साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफी हैं, तारफ की जरूरत नहीं है। आरिफ निजामी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर स्टूडियो में सीनियर सहाफी हैं। हामिद मीर साहब, ये फरमाइएगा कि सहाफी और सहाफत आज के दिन तक कितना महफूज है पाकिस्तान में? सहाफत और सहाफी उतने ही महफूज हैं जितना कि एक आम आदमी महफूज है। और आम आदमी जिस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है वो आपको पता है, लेकिन सहाफ़ी जो है वो आम आदमी की निस्बत ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार इसलिए है कि उसका मुकाबला जो है वो बहुत ताकतवर लोगों से है, जो कि चाहते हैं कि सहाफ़ी खबर शाया करने या खबर नशर करने की बजाय जो है खबर है उसको गायब कर दे। तो आजकल बहुत से लोग ये सहाफ़त करते हैं कि वो ना तो खबर लिखते हैं, ना खबर शाया करते हैं, ना खबर नशर करते हैं, बल्कि वो खबर छुपा लेते हैं और खबर खा जाते हैं, खबर गायब कर जाते हैं, और वो उसकी वजह से बड़े बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात बन जाते हैं। लेकिन जो सहाफ़ी और अखबारी मालकान खबरें गायब नहीं करते तो उनके लिए बड़े इस मुल्क में खतरात हैं। स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी हैं। मैं सिंपल आपको यही कहूँगा, पाकिस्तान की सहाफत उतनी ही आज़ाद है जितनी पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज़ाद है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जितनी आजाद है वो आपको पता है। और आपका ख्याल ये है कि सहाफत में प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है? और पहले शायद 1-2 प्रेशर थे, अब तो है बहुत ज्यादा प्रेशर है। पहले पाकिस्तान में जो था ना प्रेशर, वो सीन पर प्रेशर था, यानी कि सेंसरशिप जो थी वो एलानिया सेंसरशिप थी, थ्रेट्स थे वो एलानिया थ्रेट्स थे। अब उनका तरीकाकार बदल दिया गया है। अब वो गैर एलानिया सेंसरशिप है, अब वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए सेंसरशिप है, अब वो सॉफ्ट सेंसरशिप है। मुख्तलिफ आपके दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों को थ्रेट किया जाता है, आपको बराह रास्त थ्रेट नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत से थ्रेट्स हैं।
हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको काम करने के लिए अगर आज़ादाना और महफूज माहौल नहीं मिलेगा और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे, ख्वाह वो अदम तहफ़्फ़ुज़ इकोनॉमिक है, ख्वाह वो अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फिजिकल है, वो पॉलिटिकल है, तो हम किस तरह एक अच्छी सहाफ़त कर सकते हैं? प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो अगर फर्ज करें कि उनकी मर्जी की खबर नहीं लगती या फिर आपका मौक़िफ़ उनसे मुख्तलिफ है, तो सोशल मीडिया पे ऊपर आपके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाएगी, आपको फिजिकली हिट कर दिया जाएगा, आपको टेलीफोन कर दिया जाएगा। पहले कहते थे कि आप गद्दार हैं, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है उनके पास, अब वो कहते हैं नहीं आपने तौहीन रिसालत कर दी है, अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर सहाफ़ी जो हैं वो अब गद्दारी के इल्जाम से तो डरते नहीं है, क्योंकि ये तो इल्जाम अब तो सब पे लग रहा है ना, ये इल्जाम जो है ये आउटडेटेड हो गया, ये कमजोर इल्जाम हो गया। अब जो इल्जाम है वो है तौहीन रिसालत का इल्जाम, और जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इजाद की है उनको डरना चाहिए उस दिन से कि जिस दिन ये इल्जाम उन पर भी लगेगा। शकील अहमद साहब ये फरमाइएगा सर कि सहाफ़ी आज भी बहुत कमजोर है इस सोसाइटी में। कहा यह जाता है कि सहाफ़ी बड़े तगड़े होते हैं, लेकिन अगर हम वाकयाती तौर पर देखें और हकीकी तौर पर देखें तो इतने तगड़े नहीं हैं। आज भी सबसे कम उम्र जो सहाफ़ियों की होती है पाकिस्तान में, 117 सहाफ़ी पाकिस्तान में 15 साल में मार दिए गए या मर गए, और चौथा खतरनाक तरीन मुल्क है सहाफ़त के लिहाज से ये मुल्क। तो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और किसका ज्यादा कसूर है? मैं समझता हूँ कि सहाफ़त बतदरीज अबतरी का शिकार है। हर रोज़ हर कदम हमारी एक अबतरी की तरफ गामजन है, बेहतरी की तरफ हमारा कदम नहीं उठ रहा। इससे पहले जो आपने सवाल किया हमद मीर साहब से, आपने उस शख्सियत से सवाल किया जो ख़ुद निशाना है। सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ तक हम महफूज हैं वो आपके सामने हमद मीर साहब जो खुद जिस्म में गोलियाँ लेके अभी तक फिर रहे हैं, और जो 3 बार मौत के मुंह से वापस आए। मैं समझता हूँ कि उन्हें बड़ा डिटेल के साथ जवाब ये देना चाहिए था, खुद को मिसाल के तौर पे पेश करके। जो एक मिसाल, आपका ख्याल है कि गोलियां खाने के बाद भी उनको जवाब देना चाहिए था? नहीं, जवाब देना, लेकिन वो मिसाल, ये सवाल आप मुझसे करते तो मैं शायद बेहतर अंदाज में, लेकिन ये कि वो शख्स खुद जो एक मिसाल मौजूद है कि जी ये मिसाल आपके सामने कि 3 बार मौत के मुंह से स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स का निशाना बने, और अभी तक वैसे ही सीना तान। तो ये मालूम नहीं होता सर कि कौन सा एक्टर है, ये स्टेट है, नॉन स्टेट है, या आने वाला स्टेट है, या आने वाला नॉन स्टेट है। लेकिन तरफ से ये एक्टर का पता नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर का मैं पता होता जी शकील साहब। अच्छा, बाकी आपने जो सवाल किया कि कैसे बेहतर बनाया, मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ मायूसी की होती है, क्योंकि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, और मैं इन हालात में जब इसको एक मकसद और मिशन नहीं समझा जाता, इसको तनकीद बराए इस्लाह नहीं लिया जाता, कोई भी हुकूमत हो या कोई और फरीक हो, वो इसको इस्लाह के तौर पे नहीं लेते, वो लेते हैं दुश्मन के तौर पे। अगर उनके हक में बात कर दें तो वाह, अगर उनके खिलाफ कोई लफ्ज़ निकाल दे तो वो गद्दार है, और उससे बड़ा गद्दार है ही नहीं। और अब तो सीधे सीधे पाबंदी लग जाती है ना। अब तो मार्शल लॉ को आप भूल जाएं। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हमने देखा, उसके लिए जाते थे सेंसर के लिए और सफ़ेद कापी वापस लेके आते थे, चले वो तो मार्शल लॉ था। लेकिन अब क्या होता है, अब वो इनडायरेक्ट हो गया कि अब मालकान कंट्रोल में आ गए, मालकान के ज़रिए रिपोर्टर को दबा दिया जाता है, एडिटर का ऑफिस ख़त्म कर दिया गया है। जो एक रिपोर्टर या एक अखबार नवीस या एक सहाफ़ी और मालिक के दरमियान या अखबार की पॉलिसी के दरमियान पुल का काम करता था, वो बिल्कुल यकसर ख़त्म हो गया है। तो अब इतना बड़ा खला है सच लिखने में कि अब अगर सच लिखेंगे तो अंजाम ये होगा जो मेरे साथ सीधे हाथ पे बैठे हैं अहमद मीर साहब, ठीक है, तो इस किस्म का अंजाम होगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये हिम्मत की बात है कि हाँ, हम अभी तक निशान इबरत नहीं बन रहे कि हम जंग लड़ रहे हैं अभी तक किसी ना किसी अंदाज में। जैसे अभी उस पे पाबंदी, बोल पे पाबंदी लग गई, डॉन लीक आप देख लें। मुझे अभी ये बात कभी समझ नहीं आ सकी कि ये उस रिपोर्टर का काम ही यही है, अखबार नवीस का काम यही है कि खबरें चोरी करे। देखिए सिरत अलमेडा को या जफर अब्बास साहब को, ये डॉन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हुकूमत के तो 3 बंदे चले गए हैं। ये भी आप ध्यान में रखें कि आज भी ये कहा जाता है कि अखबार
जिसकी खबर के बारे में ये कहा जाता है कि मसाला थोड़ा सा तेज हो गया था, वो प्ले अप हुई वो न्यूज जितनी प्ले अप नहीं होनी चाहिए थी इतनी, लेकिन इसके बावजूद अखबार को या रिपोर्टर को या एडिटर को कुछ नहीं कहा गया। इधर से 3 लोग फारिग हो गए। बात ये थी कि इसमें मकसद, क्योंकि 3 लोग इसलिए निशाना बने कि बहस ये है कि खबर लीक कैसे हुई, खबर गलत नहीं थी। ये नहीं सर, वो तो तरदीद हुई ना, तरदीद गवर्नमेंट की तरफ से 2 बार तरदीद हुई, खत्म हो गई। साहब ने इसको सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया। मैं नहीं समझता कि अखबार रिपोर्टर अगर खबर लाया, खबर छप गई और खबर सच्ची भी है, तो फिर आपने उसका जिक्र ही क्यों किया? आपने लोगों को पूछा जी आपने लीक क्यों की? ठीक हो गए, वो बात खत्म हो गई। और निजामी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो डॉन लीक है इसके बारे में ये कहा जाता है कि अखबार को कुछ नहीं कहा गया, रिपोर्टर को कुछ नहीं कहा गया, एडिटर को कुछ नहीं कहा गया, गवर्नमेंट के 2 वजीर फारिग हो गए, एक बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट वो फारिग हो गए, तो कहा जाता है कि मीडिया आज भी बड़ा स्ट्रांग है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये इतनी मायूस कुन सूरत हाल नहीं है। मीडिया यकीनन पहले से बहुत बेहतर है। हो सकता है जो आज़ादी है वो आज़ादी माकूस हो, लेकिन हम बहुत सारी बातें आज कह देते हैं जो पहले नहीं कह पाते थे। लेकिन इसके साथ साथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं, ये बिल्कुल यकीनी बात है। अखबारात की तादाद बहुत हो गई है। एक जो नई चीज़ आई है वो टेलीविज़न के चैनल्स हैं, एंकर हजरात हैं, जिसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, आमिद मीर साहब भी शामिल है, आप भी शामिल हैं। इसके साथ जो स्टैंडर्ड्स की जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं है। नहीं, अखबार रंग आमेज़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे यहाँ कहा गया एडिटर का इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने तो उसको ख़त्म ही कर दिया हुआ है। ये नहीं कि टेलीविज़न में तो पहले ही कोई एडिटर नहीं या गेट कीपर होता, अब अखबारात में जनाब वो कोई एडिटर रिपोर्टिंग है, कोई एडिटर एडिटोरियल है, कोई कुछ है। मालकान जो है वो सुर्खियाँ देख खुद क्लियर करते हैं। एक पॉलिसी जो है जो ना होने के बराबर है वो है। फिर ये है कि अखबारात का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं उनके मफादात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने अपनी साइड सुन ली है। अब मसलन मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता कि कई बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो हुकूमत के हामी हैं, हमारी हैं। तो एक ज़माने में तो खाली पीटीवी होता था, अब मामलात जो हैं प्राइवेट टीवी चैनल जो हैं वो भी और अखबारात भी जो हैं वो हुकूमत की एक ख़ास किस्म के वकील बन के सामने आते हैं। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि सहाफ़ियों का, माफ़ कीजिएगा, और मालकान का भी, अखबारात अपोजिशन के भी है, कुछ टेलीविजन अपोजिशन के भी है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो 4 किस्म का मीडिया है ना सर, और उसमें 4 मुख्तलिफ पार्टीज, 4 मुख्तलिफ ग्रुप से मीडिया को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। नहीं, मीडिया ने देखें एक जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है आज की सहाफत की वो ये है कि जिस सहाफ़ी का कोई एजेंडा ना हो उसके ऊपर लेबल लगा के सोशल मीडिया के जरिए या अदरवाइज उसको जूते मारे जाते हैं। नहीं तो अब सहाफत ये रह गई है कि मैं पीटीआई का आदमी हूँ, फलाना आदमी जो है वो पीएमएलएन का आदमी है, और एजेंसी के आदमियों की तो भरमार है। और बरमला चैनल पे आके और अपनी तहरीरों में हमें पता होता है कि फ़लाँ जो सफ़ा अव्वल पे जो तबसरा नुमा खबर या खबर नुमा तबसरा पेपती है, वेयर इज़ ही वाइड फ्रॉम। मैं मतलब है कि आप हामिद मीर साहब बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये क्या कुछ हो रहा है मीर साहब, आपको पता है? ऐसे नहीं लेना चाहते, वैसे नहीं लेना चाहते। अच्छा, अब मैं डॉन लीग्स की तरफ आ जाता हूँ। अब जो डॉन लीग्स का मसला है, प्रेस फ्रीडम डे आज, तो आपको नाम लेना चाहिए आरिफ निजामी साहब। जी, मैं फिर नाम ले देता हूँ। आप देखिए जो न्यूज़ में जो फ्रंट पेज पे तस्दीर छपे होते हैं, हमें पता है कि कौन अंसार अब्बासी क्या कहेंगे, नूरानी साहब क्या कहेंगे, फलां साहब क्या कहेंगे। भाई ये सहाफत रह गई है। ये तो अपना मौकफ है ना हर आदमी का। नहीं, ये मौकफ मैं ये कह सकता हूं कि इस इशू पे आरिफ निजामी साहब क्या सबसे बड़ी बात है कि मैं बतौर एडिटर एक बात कहूंगा, शामी साहब क्या कहेंगे, हामिद मीर साहब क्या कहेंगे। नहीं, मैं आपको और बात करने लगूं। बतौर एडिटर जो खबर है फ्रंट पेज पे छपी हुई है, वो लिखा हुआ है कि पनामा लीक्स पे एक रिपोर्ट साहब का ये राय है, दूसरे साहब की ये राय है। भैया फ्रंट पेज पे 2 खबरें जो हैं मुतजाद कैसे ठीक हो सकती हैं? अब रहा डॉन लीक्स का मसला, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी डॉन के एडिटर की तरह होता तो ये खबर जरूर छाया करता। उसने कोई गुनाह नहीं किया, आज़ादी सहाफ़ा का तकाजा ये था। अगर उसने एहतियात नहीं बरती या कुछ मसला है तो वो एक अलग मसला है। लेकिन बड़े होशियारी से गोंगलों से मिट्टी झाड़ी गई है इस बात पे कि जी एपीएनएस उनसे बात करे। भाई ये एपीएनएस और ये जो माफ़ किए करने जो बाकी अदारे हैं इस किस्म के, ये हैं क्या? एपीएनएस पे डॉन ग्रुप का, जंग ग्रुप का, कुछ और उनके हवारियों का, नवाइब ग्रुप का कब्जा है।
और ये अपने मफादात के मुताबिक इसको चलाते हैं। इसके जो कारोबारी मफादात जो हैं इसका मतमय नज़र है, इसका आज़ादी सहाफ़त से क्या तल्लुक। और डॉन ग्रुप तो हमेशा से कहता है कि जी हमारे एडिटर तो आज़ाद हैं, वो तो मालिकान की डिस्कशन नहीं मानते। डॉन अखबार पे या उनके एडिटर पे या उनके रिपोर्टर पे कमीशन ने फैसला कर देना चाहिए था, कमीशन को, कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दे या इनको सजा दे दी जाए। ये आप ये कहना चाह रहे हैं सर? उन्होंने तो नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद भी ये खबर शाया करता, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉन के एडिटर ने प्रोफेशनल ठीक किया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि उनको पाबंदी लगाई जाए, लेकिन ये APNS कहाँ से बीच में आ गई इसके? वो क्या, वो किस बाकी मूल्य है इस मामले में? ठीक हो। हाँ मीर साहब, ये फरमाइएगा डॉन लीक्स पे कि एक कंफ्यूजन है कि खबर दुरुस्त थी या खबर गलत थी, हम एडिटर होते तो यही करते, और ये कहां तक बात दुरुस्त है सहाफती लिहाज से? किस खबर? देखिए, खबर के सही या गलत होने पे बहस की गुंजाइश है, लेकिन जैसे कि आरफ निजामी साहब कह रहे हैं कि ये खबर उनका कोई रिपोर्टर फाइल करता तो वो भी उसको कहते कि यार आप फौज का भी मौकफ ले लें, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का मौकफ भी ले लें, आप फॉरेन ऑफिस से भी पूछ लें, जैसा कि रिपोर्टर ने कोशिश की। लेकिन फिर भी इस खबर को मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद थी, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि मेरी इतला के मुताबिक इसका वो पोर्शन दुरुस्त नहीं है जिसमें कहा गया कि जी शहबाज शरीफ और DGISI जो उस वक्त के थे जनरल रिजवान, उनके दरमियान कोई सख्त जुमलों का तबादला हुआ। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब DGISI के साथ सख्त जुमलों का तबादला कर ही नहीं सकते। और जैसे ही मैंने खबर पढ़ी तो मैंने खबर पढ़ते साथ सुबह को 7:30 बजे का टाइम था, मैं बड़ा हैरान हुआ कि, और मैं सबसे पहले डॉन ही पढ़ता हूँ, बाकी कोई अखबार बाकी अखबार बाद में पढ़ता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि शहबाज शरीफ साहब का DGISI के साथ किस तरह मुकालमा हो गया। मैंने फौरन उनको कांटेक्ट किया, वो अर्ली राइजर हैं, जल्दी उठे होते हैं सुबह। उन्होंने खबर नहीं पढ़ी हुई थी। उन्होंने जब खबर पढ़ी तो उन्होंने फौरन कहा ये बिल्कुल गलत है, और उन्होंने यही कहा कि भला मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ? मैंने कहा जी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कहा कि आप इसकी तरदीद करें। ये सुबह 8:30-9 बजे की बात है, तो तरदीद तो कहीं शाम को जाके हुई। तो बहरहाल ये पोर्शन था ना जो खबर का, ये मशकूक था, लेकिन जो खबर की हेडलाइन थी और जो उसमें बाकी बातें थी, इजाफा करना चाहूंगा कि ये आप सही फरमा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मसला ये हुआ कि सिरिल मीडिया जो है वो, मैंने तो क्योंकि सारी उम्र ये रिपोर्टिंग की है, जो खबर के अंदर मल्टी सोर्सिंग होनी चाहिए थी वो गालबन नहीं थी, और वो क्योंकि शायद कॉलम नगार ज्यादा है और कमजोर खबर थी सर। जी ठीक है, वो एडिटोरियल राइटर है, वो कॉलमिस्ट है। अच्छा, और इस खबर में सर एक और चीज बड़ी दिलचस्प है कि ये खबर एडिटर ने रिपोर्टर को दी है, ये रिपोर्टर ने एडिटर को नहीं दी। ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक दूसरे रिपोर्टर थे जो उस दिन छुट्टी पे थे, जिनकी बीट बनती थी, और जफर अब्बास साहब उनको ट्राई करते रहे, और उनकी जो कॉल से पता चला, उसके बाद सिरिल अलमेडा सोए हुए थे, 2-3 घंटे एडिटर उनको फोन करते रहे। खबर सही थी या गलत थी, मैं इस मामले पे सिरिल अलमेडा और जफर अब्बास के साथ खड़ा हूं, आरिफ निजामी साहब की तरह। और मैं पूरी जर्नलिस्ट समझता हूं कि अगर खबर गलत है या सही है, जो भी है, जिसको भी मसला है, वो अखबार के खिलाफ प्रेस काउंसिल में चला जाए, वो अखबार के खिलाफ हद के इज्जत का दावा करे। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया। ये जो इंक्वायरी कमीशन बना था उस जमाने में, इसमें चौधरी निसार अली खान साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि वो जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे। इस इंक्वायरी कमीशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ पे दबाव डाल के और राहील शरीफ को एक्सटेंशन दिलवाना था। लिहाजा मैं उस वक्त भी समझता था टाइम लेके देना था, या टाइम, इस इंक्वायरी कमीशन की कोई जरूरत नहीं थी, कमेटी की कोई जरूरत नहीं थी। खबर सही है या गलत है ये हम आपस में डिस्कस करें, आप इसकी तरदीद कर दें, अखबार उसकी तरदीद छाप दे। लेकिन अगर वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट से जारी करदा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए APNS या कोई और इदारा डॉन के एडिटर या सिरिल अलमेडा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा, तो हम वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ खड़े होंगे, हम एडिटर के साथ खड़े होंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हुआ है, जिसपे बहुत से लोगों को बहुत से एतराजात है, और हमें बतौर साफी एतराज है कि आप APNS को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्टार्ट ही APNS से किया ना जी, आप स्टार्ट ही अखबार से किया, आप डॉन के खिलाफ क्यों उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है वो जारी तो हुआ है वजीर आजम हाउस से, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट से, लेकिन वजीर आजम साहब जो हैं वो उसके बारे में बेखबर थे, उनको नहीं पता था। जी, उनको नहीं पता था। और जिस शख्स ने जारी किया उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं हुई। उस फवाद हसन फवाद साहब की बात करते हैं। फवाद हसन फवाद साहब से सिर्फ पूछा गया है कि अकीदों को पूछ के जारी किया जाए।
बस ये तो एक नई खबर है कि प्राइम मिनिस्टर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो अपनी तरफ से एक लेटर जारी कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर देते हैं और प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता। तो फिर इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कौन चला रही है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आरिफ निजामी साहब, ये फरमाइएगा सर, हमें अपना कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको डेवलप नहीं करना चाहिए, उसका असर जायजा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इस किस्म का इशू आता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि सहाफती बरादरी भी अपने हाउस को इन ऑर्डर करे, अपने मामलात को दुरुस्त करे। आप ये महसूस करते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ खराबियां और उनको भी इंप्रूव करना चाहिए? मैं बड़ी साफ गोई से काम लूंगा कि बहुत ही रजत तय करी है अखबारी तंजीमों में। APNS पे जिन मालकान का कब्जा है बड़े बड़े ग्रुप्स का, वो कोई डमीज के जरिए और कुछ और अपने अवारियों के जरिए और तो किसी को आने नहीं देते आगे। मैंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं जब से एक छोटा अखबार का मालिक बनाऊं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है वो रास्ता। बाकी रहा CPNE, वो कहने को तो इससे पहले तो आप बड़े अखबार के मालिक थे ना सर? जी, तो उस वक्त तो आप बहुत थे, आपका एक पूरा ग्रुप था उस वक्त। जी उस वक्त और बात थी ना, तब तो मैं आई वाज वन ऑफ देम, आई एम नॉट वन ऑफ देम। अब रहा जो CPNE है, एडिटर्स की तंजीम, इस पे भी अखबारी मालकान ने कब्जा कर रखा है। प्रोफेशनल एडिटर जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है उसमें। अब मैं तो खुद मालिक हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, और कुछ लोग जो है वहाँ आ गए हैं, कुछ लोग यहाँ आ गए हैं। अब माफ़ कीजिएगा कि CPNE क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है करेगी, जबकि 90% जो प्रोफेशनल एडिटर हैं इसमें आते ही नहीं हैं। मसलन डॉन ग्रुप का कोई एडिटर इसमें नहीं आता। जंग, अच्छा फिर यह है कि रिप्रेजेंटेशन करें, जंग का एडिटर कौन है मुझे ज़रा बता दें, न्यूज़ का कौन एडिटर है, एक्सप्रेस से कोई ना कोई आ जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है एजाजुल हक साहब जो है एक्सप्रेस के जो है CEO, वो इसके बाय द वे वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब पता नहीं वो सहाफ़ी कैसे हैं और सहाफ़ी कहाँ है। वैसे मजे की बात, मैं क्योंकि काम करता हूं, बहरहाल काम ना भी करता होता तो मैं ये मानने के लिए तैयार था, मैं तस्लीम करता आपके सामने कि ये वो इदारा जिसमें एडिटर है कम से कम। क्या हमने ये मुझे मालूम है कि एडिटर है। मेरा अयाज जो है मेरा बरखुरदार है, आपको पता है नवाए वक्त के ज़माने से, वो मुझे मालूम है अयाज साहब का। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर ये आप अपने जो अदारे हैं PFUJ वगैरह को लें, ये भी मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हुई है। फिर एक प्रेस क्लब, एक नई इंस्टीट्यूशन आई है। मकसद है कि किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कोई बढ़ाए। इसके अलावा प्रेस काउंसिल एक बनी हुई है नाम को, पहले भी उसका एक जज थे, वो बेकार थे, उसने कोई काम नहीं किया, ना को प्रेस का उसको मानता है, कागज़ पे मौजूद है, कागज़ पे कोड ऑफ एथिक्स भी हैं। तो इस सूरत हाल में कोई किसी की खातर ख्वाह तैयार ही नहीं है। ये फ्री फॉर ऑल किस्म की मामला है बिल्कुल जो है। जहाँ तक मीर साहब ने जिक्र किया इश्तिहारात के कदगन का, इश्तिहारात एक बहुत बड़ा अलाकार है जिसके ज़रिए जो अखबार हुकूमत की पॉलिसी टो करते हैं उनको नवाजा जाए और बाकियों को सजा दी जाए, लेकिन अब उसकी इतनी काट नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग भी काफ़ी आ गई हुई है, तो वो उस तरह का टूल नहीं रहा। हाँ, लेकिन एक और चीज़ आई है जो जर्नलिज्म के अंदर मैं समझता हूँ नई है, कि एक ज़माने में तुर्रा इम्तियाज़ होता था, मीर साहब आपके वालिद साहब के ज़माने में और मेरे वालिद साहब के ज़माने में, कि जो अखबार नवीस हुकूमत के वक्त की मुखालफत करता था उसकी बड़ी इज्जत होती थी। आजकल तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि कौन सा अखबार नवीस जो है एजेंसियों के कितने करीब है, हुकूमत के कितने करीब है, वो एजेंडाज जो हैं वो ज़्यादा हावी हो गए हैं और एथिक्स पीछे चले गए। सही बात शकील अंजन था। सही ये फरमाइएगा, एक तो पूरी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी डिवाइडेड है, उन्होंने सारे फोरम्स हैं उनकी बात की, आरिफ निजामी साहब ने, हकीकत भी है। हमारे प्रेस क्लब के बारे में भी कहते हैं कि कोई रिक्शे वाला हो, टांगे वाला हो, वो भी उसका मेंबर है, उसके पास भी कार्ड है। और ये एक फैसला करना आजकल बड़ा मुश्किल है कि सहाफ़ी असल कौन है और सहाफ़ी नमा कौन है। तो ये फैसला कौन करेगा, अपना हाउस किसने ऑर्डर करना? ये बहुत वाकई अलमिया है और आज का नहीं है, ये पुराना आज से 20-25-30 साल पहले था कि वाकई रिक्शे वाले और टांगे वाले भी या सुजुकी वाले ड्राइवर भी, टैक्सी ड्राइवर भी मेंबर होते थे, बाकायदा बड़े रोब के साथ वो कार्ड दिखाते थे। लेकिन अब शऊर जाग रहा है, मैं समझता हूँ। प्रेस क्लब की हद तक तो यह है कि तमाम ग्रुप एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे हैं और कोशिश ये होती है कि हम गलत लोगों को निकालें। अभी हमने पिछले साल कोई 800 लोग निकाले
800 जाली सहाफी निकाले, यानी 800 जाली सहाफी थे सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब में, सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब में। बाकी प्रेस क्लब जो है उनको छोड़ देते। हाँ, उनको छोड़ दें, लेकिन फिर भी अभी भी गुंजाइश मौजूद है उसमें। जो इन्होंने निकाले उसमें एक मौजन साहब भी थे जो मस्जिद में अजान देते। अच्छा, तो वो तो ऐसे ठीक हो ना, सहाफी का काम भी ये होता है कि वो लोगों को चिकाए रखे। तो उसमें अभी भी मैं कह रहा हूँ गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इत्तेहाद की जरूरत है। तमाम वैसे कितने 400-500 और भी होंगे? बिल्कुल होंगे। कितने, 4 या 500? 300-400 तो होंगे। 300-400। मेरा आप तीनों से एक सवाल है आप तीनों से कि एंकर हज़रात साफ़ी हैं? मुकम्मल करने दे। क्या एंकर हज़रात साफ़ी हैं? सर ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप फरमाएं। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ और वाकई पहला नंबर तो यह है कि नंबर 1 यह है कि अभी तक मयार ही मुकर्रर नहीं किया गया सहाफ़ी और गैर सहाफ़ी कौन है। ये जरूरी नहीं है कि कोई सहाफ़ी किसी चीथड़े अखबार में, मैं बुरा समझ रहा हूँ ये चीथड़ा अखबार होना चाहिए, अखबार, लेकिन जर्नलिस्ट तो हो ना। मालकान या एडिटर ये खुद 2 नंबरियां करते हैं। जो छोटे अखबारात के मालकान और एडिटर होते हैं ये खुद 2 नंबरियां करते हैं और अपने दोस्तों यारों की एक ऐसा अखबार जो मुश्किल से निकलता है उसमें मैं नहीं समझता कि 15-20 सहाफ़ी काम कर रहे होते हैं और मुश्किल से डमी अखबार निकलता है, तो वो उनको बाकायदा तौर पे लड़ते हैं कि जी हम जब लिख के दे दिया कि जी ये जर्नलिस्ट है तो आप क्यों नहीं मान रहे। तो ये एक मुश्किल ऐसी है। एक वक्त ऐसा भी था कि मतलब जो जर्नलिस्ट थे वो खुद क्योंकि लिख नहीं सकते थे तो उन्होंने खबर लिखने के लिए 2-2, 3-3 बंदे हायर किए होते थे। आज भी वो सूरत आ रहा है या तब्दील हो गया? हाँ, हो सकता है नुमाइंदा कोई जो नहीं, नुमाइंदा नहीं, एक रिपोर्टर है। अखबार में एक रिपोर्टर है, उनका मकसद ब्लैकमेलिंग है ना, अखबार भी है लेकिन वो खुद लिख नहीं सकता। अच्छा, लिखने के लिए बंदे आरिफ निजामी साहब से पूछे कि एपीएनएस में कितने जाली मालकान है? ये आरिफ निजामी साहब फरमाइएगा आप। नहीं, जाली मालकान तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बगैर किसी की दिल आज़ारी किए हुए कि जब से आपको पता ना, जब से अखबारात जो है डमी अखबारात के मालकान जाली अखबारात के मालकान। मैं पूरा जवाब देता हूँ आपको, और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा शायद इस चीज़ को कि प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जब ख़त्म हुआ है तो हर आदमी जो है वो अखबार निकाल सकता है। जिनको टांगे वाला, रक्शे वाला जो भी है वो भी अखबार निकाल सकता है। जंतरियों वालों ने भी निकाले हुए हैं, वो मेंबर भी हैं। एपीएनएस ने बड़ा उसको कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एक कसीर तादाद जो है ना, उसमें मसला ये है कि लालच ये है अखबारी मालकान को, जो बड़े ग्रुप हैं, कि वो डमीज जो है उनको खुद पालते हैं। उनको कहते हैं हम तुम्हें इश्तिहार लेके देंगे लेकिन तुम्हें वोट हमें दो ताकि हम अपनी मोनोपोली जो है उसको कायम रख सकें। एक तो उन्होंने ये काम किया हुआ, इसलिए डमीज जो है उसके ऊपर थ्राइव करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। अब डमी होती क्या है? डमी है कि जिसका जो अखबार छपता हो, मार्केट में जाता हो, वो तो अखबार है, लेकिन जो फोटोकॉपी पे अखबार हो वो तो यकीनन डमी है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जनाब ये जो अब जो एंकर हजरात हैं, हम लोग जो हैं, क्या हम साफ़ी हैं या हम साफ़ी नहीं हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग माजरत के साथ, ठीक है, जो नॉन प्रोफेशनल, सर आपका सवाल बड़ा वैलिड है। मैंने ब्रेक लेनी आरिफ निजामी साहब, लेकिन मैं उससे पहले जवाब देता चलूं आपको कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2 हिस्सों में तकसीम है। एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, जैसे आपकी पूरी जिंदगी जर्नलिज्म में गुजरी, शकील अंजम साहब है, हामिद मीर साहब है, और दूसरे वो लोग हैं जो छाता पर्दार है, जो ऊपर से उतरे हैं। अब आप ये देखिएगा कि जितने चैनल्स बंद हो रहे हैं, जितने चैनल्स के बारे में प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, जितने जर्नलिस्टों को या मीडिया हाउसेस को गालियां पड़ रही हैं, वो छाता पर्दार सहाफियों की वजह से हो रही है कि जो अभी कंफ्यूज हैं, जिनको मालूम नहीं है कि फील्ड है क्या। तो इस वजह से बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। तो ज़ाहिर है मालकान को यह फैसला करना पड़ेगा कि सहाफी कौन है और गैर सहाफी कौन है, और उसकी बेस पर जर्नलिज्म को आगे लेके जाना पड़ेगा। एक छोटे ब्रेक को ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हामिद मीर साहब, ये बहुत से दबाव होते हैं, एक माशी दबाव भी है। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे अखबारात हैं जो हैं लेकिन उनके पीछे कुछ नहीं है। लिहाजा मालकान वक्त पे तनख्वाहें नहीं दे रहे, दीगर मरात नहीं दे रहे, और उसकी वजह से बेशुमार सहाफ़ी ऐसे हैं जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं और खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। इस इशू को कौन एड्रेस करेगा? देखें, ये एक बहुत ही अहम इशू है, और ये बाहर जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, अखबार या टीवी चैनल के दफ्तर से बाहर की जो दुनिया है, उसको इन हालात का नहीं पता कि कुछ टीवी चैनल जिन पे कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बड़े मुस्कुराते हुए आते हैं, एंकर्स, और बड़ी गुफ्तगू करते हैं और ख़बरें भी पढ़ी जाती हैं, सब कुछ होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आती है। वहाँ पे जावेद चौधरी साहब, ऐसे भी टीवी चैनल हैं इस वक्त पाकिस्तान में, 1-2 महीने नहीं, 3-4 महीने नहीं, 6-6 महीने
6, 7, 8 महीने की तनख्वाह भी लोगों को नहीं मिली हुई, और टीवी चैनल चल रहा है, उसको इश्तिहार भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें जो वर्कर काम कर रहा है उसको तनख्वाह नहीं मिलती। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे टीवी चैनल जो हैं, जो कि इश्तिहार भी ले रहे हैं, उनको बिजनेस भी मिल रहा है और वो वर्कर को तनख्वाह नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि उनको टीवी चैनल नहीं चलाना चाहिए, वो बहुत सख्त खसारे में चल रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो उनका ख्याल है कि ये वर्कर जो है ये अपने तौर पे कमाई कर सकता है बाहर से, तो वो उसको तनख्वाह नहीं देते। एक तो ये बात होगी। इस तरह के अखबारात भी हैं कि उनकी सर्कुलेशन ठीक होती है, लेकिन वो हुकूमत की पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, उनको इश्तिहार नहीं मिलती, कि उनको बिजनेस नहीं मिलता, तो उनके भी माली हालात खराब हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि गुड जर्नलिज्म इज गुड बिजनेस। अगर आप अच्छा जर्नलिज्म करेंगे तो आपका अखबार या टीवी चैनल अच्छा बिजनेस भी ला सकता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंडे पे चलेंगे तो फिर जो जिसके एजेंडे पे चल रहे हैं, फिर या तो वो आपको पैसे देगा, तो या फिर जो है पैसे आप किसी और से लेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में जो है ना एक रेगुलेशन होनी चाहिए कि हर कोई बंदा जो है वो एरा गैरा नथु खैरा ना तो उसको अखबार का डिक्लेरेशन मिले, और हर एरा गैरा नथु खैरे को टीवी चैनल का लाइसेंस भी नहीं मिलना चाहिए। ये उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका एक बैकग्राउंड हो, या जिन्होंने अगर टीवी चैनल निकालना है या अखबार निकालना है तो पता हो कि ये अच्छे किसी मकासद क्या है, मकासद क्या है, ये किसी पढ़े लिखे आदमी को एडिटर बनाएंगे, इसकी रिपोर्टिंग टीम में कौन कौन लोग होंगे, ये चीजें देखे बगैर ही जिसको मर्जी आप डिक्लेरेशन दे देते हैं अखबार का, जिसको मर्जी लाइसेंस दे देते हैं आप टीवी चैनल का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मीडिया चैनल्स की तादाद बहुत ज्यादा है, अखबारात की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मीडिया डेवलपमेंट नहीं हो रही, स्किल्ड लोग नहीं, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका जो प्रोडक्शन साइड है, प्रोडक्शन साइड के लोग जो हैं वो बिल्कुल है ही नहीं है। यानी कि अगर है तो बस वो हैं जिन्होंने एक दूसरे को देख के काम करते हुए सीखा है, लेकिन उनकी जो सही ट्रेनिंग होती है वो कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग मेरा ख्याल किसी जगह पे भी नहीं करवाई जाती। वैसे शकील अंजुम साहब, ये चीजों को किसने एड्रेस करना है? वो जो कहा जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट अपना डेवलप करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें, सहाफियों की जो तारीफ है उसको उसका तयन करें, ये सारे काम तो ज़ाहिर है हमारे हैं, आप जैसे लोगों के हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर इसी किस्म का क्या होगा? ये तो अब इस वक्त तक साबित हो चुका है कि हम अपनी इस्लाह नहीं खुद नहीं कर सकते, हमें किसी न किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो गाइडलाइन के लिए जो अब मैं ये समझता हूँ कि जो सीनियर्स हैं उन्हें नए आने वालों को बाकायदा तौर पे बताना चाहिए कि जी देखें, अखलाकियात भी कोई चीज़ है, बगैर सोचे समझे आपने खबर नहीं देनी, उसकी इंग्रेडिएंट्स पूरी करे खबर की। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो जिसका मैं खुद भी गवाह हूँ कि अगर किसी ने कोई खबर नहीं लगनी तो एडिटर या मुतल्लिका डेस्क इंचार्ज उस बंदे को कह देता है कि आपने मौक़िफ़ नहीं देना, फिर खबर नहीं लगेगी, मौक़िफ़ नहीं होगा तो खबर नहीं लगेगी। तो ये भी एक नेगेटिव हमारी तरफ से जाता है कि आप यानी अच्छी से अच्छी खबर, सच्ची से सच्ची खबर नहीं दे सकते जब तक कि कोई वो बंदा जिसका नाम लिया जा रहा है या जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसका मौक़िफ़। अच्छा, ये तनख्वाहों का इशू जो है उस पर भी मेरा ख्याल है पहले आप प्रेशर डालते होते थे, कई ऐसे चैनल से या अखबारात थे जिनके सामने आप मोर्चा देते थे, धरना दे के बैठ जाते थे और वहां पे एहतजाज किया जाता था। अब वो नहीं करते। मेरा ख्याल आपने खुद ही सहाफियों को बेचारों को छोड़ नहीं, मेरा ख्याल आप बेहतर हालात हैं। पहले तो ये था ना जब यूनियन के इलेक्शन नहीं होते, 5-6 बड़े इदारे हैं, इसके अलावा छोटे इदारे जो सब में क्राइसिस है। इलेक्शन जब नहीं होते थे, अब तो यूनियन आ गई है, PFUJ भी आ गई है, UJs भी आ गई है। पहले तमाम बर्डन प्रेस क्लब पे होता था, लेकिन अब नहीं। अब उनको भी समझना चाहिए कि प्रेस क्लब का कुछ और मकसद है, कोई और काम है, और आप लोगों का कुछ और है। लेकिन मेरा ख्याल है रिजल्ट अच्छा निकल रहा है कि वो लोग प्रेशर डाल के तनख्वाहें दिला रहे हैं, चाहे 10 महीने की तनख्वाहों में वो 2-2 महीने करके दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लग रहा है कि कोई काम बेहतर। आलम साहब, ये फरमाइएगा, आप सहाफत के मुस्तकबिल से मुतमईन है? आपका ख्याल ये है कि एक जो शमा आपने जलाई, एक मिशल जो आपने उठाई, अब जो बेहतर हाथों में जा रही है, आने वाला दिन जो होगा वो सहाफियों के लिए बेहतर होगा, सहाफत के लिए बेहतर होगा, या एक डिजास्टर होगा आने वाले दिनों में? देखिए, मैं तो कोई मायूस नहीं हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी साल, कुछ 40 साल से सहाफत कर रहा हूँ, और एक रिपोर्टर से लेके मैं यहाँ तक सब मैंने चीज़ें देखी हुई हैं। अब हालात जो हैं वो पहले से, ये ग्लास हाफ और हाफ फुल या हाफ एम्प्टी वाली बात है। आज फिर भी खुदा का शुक्र है कि हम चले, पार्लियामेंट भी उस तरह की नहीं जैसी होनी चाहिए, सहाफत में भी बहुत सारी इम्परफेक्शंस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन तमाम सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म फिर भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में आप देखें तो बहुत बेहतर है, और जमहूरी मुल्कों के मुकाबले में भी
कोई इतने बुरे हालात नहीं। ये जो बात की ना आपने तनख्वाहों वाली, मुझे एक बात की समझ में नहीं आती कि मैं तो सच्ची बात है अखबार निकालता हूँ, मुझे भी एक ऐसा मरला आया था कि मुझे लगा था कि मैं तनख्वाहें ना दे सकूँ, और मैंने अपने हालात ठीक किए और फिर मैंने वक्त पे तनख्वाहें लेके आया। मैं समझता हूँ कि जो मालिक जो है वो अखबारों को, अपने कारकुनों को तनख्वाह नहीं दे सकता, उसको कोई हक नहीं है कि वो अखबार निकाले। लेकिन हाँ, यहाँ होता ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अखबारी मालिकान जर्नलिस्ट है ना, आपको अंदाजा है तो अखबारी मालिकान ऐसे वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं रहे, उनको पता नहीं सहाफत क्या है, सहाफी कौन है। मैं ये अर्ज करूं, जो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके लाइफस्टाइल जो है वो खूब से खूबतर होते जा रहे हैं। सहाफियों की तनख्वाहें उन्होंने 8-8, 10-10 महीने तक नीचे रखी हुई हैं। जहाँ तक वेज बोर्ड का तल्लका चले, वो तो ऑब्सोल्यूट इस लिहाज से शायद हो गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे जो सहाफ़ी हैं उनको तो कई गुना वेज बोर्ड से शायद बेहतर तनख्वाह मिलती हो, लेकिन 90% लोग जो हैं वो तो, उनको तो मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा। और ये एक ऐसी एक चीज़ है जिसकी तरफ मेरा ख्याल है कि APNS तो खैर इस मामले में अदालत में गई हुई है कि जी ये वेज बोर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन जो PFUJ और ये जो मुख्तलिफ अदारे हैं, ये क्यों नहीं अपने अखबारात के जो सहाफ़ी हैं उनकी बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। सही बात है सर। ये निजामी साहब, वक्त खत्म हो गया है। ख्वाजा साहब गुफ्तगू सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि सहाफत के अंदर भी बहुत खराबियां हैं, सहाफियों में भी बहुत खराबियां हैं। हमें अपने आप को भी ठीक करना चाहिए, हमें अपने शोबे को, अपने पेशे को भी ठीक करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे हर तरफ से प्रेशर है, उस प्रेशर के दौरान, उस प्रेशर के दरमियान बैठकर काम करना वाकई बड़ा मुश्किल है, और सहाफी ये मुश्किल काम रोज करते हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।